हाँ जी, ये वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस देख कर बता रहा हूँ, और बार बार देखना पड़ता है सिलेबस क्योंकि चेंज हुआ है काफ़ी इस बार। इसका वेव ऑप्टिक्स के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डाल रहा हूँ। हाँ जी, ये ग्रुप पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है वेव ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, सबसे पहले है वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। ये दोनों चीज़ें हमने कर लिया। तो वेव फ्रंट जो है उसमें हमने सिलेंड्रिकल, प्लेन और स्फेरिकल तीनों तरीके की वेव फ्रंट देख ली, ठीक। डेफिनेशन, डायग्राम, दोनों चीज़ें। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स। तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक। तो ये पूरा का पूरा हमने कर लिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, दोनों का हमने प्रूफ कर लिया है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। उसके बाद जो अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है इंटरफियरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है वो है समझने वाला। एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, सिर्फ एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। जहाँ भी कहीं पर ये दिखाई देना कि डेरिवेशन नहीं है तो समझ जाना कि उसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। तो जो मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसका न्यूमेरिकल 100% बनेगा। न्यूमेरिकल आसान है वैसे, इसका मुश्किल नहीं है। डेरिवेशन जो है वो नहीं करना है। उसके बाद जो है कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थ्योरेटिकल टॉपिक है। फिर है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इसमें मामूली सा 2 या 3 लाइन का एक डेरिवेशन है। फिर है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली का मतलब ये है कि इसमें भी आपको कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ जो उसका फॉर्मूला है बस वही करना है, ठीक है। चलिए जी, तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। और यंग्स का जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो दे रखा है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, हाँ ये करना। तो डबल स्लिट, सिंगल स्लिट दोनों करना। चलिए जी, तो अगला टॉपिक हमारा इंटरफियरेंस है, और मैंने आपको जो है नोट्स आगे भेज दिए हैं। आप ये देखिएगा, पीडीएफ मैंने अभी जो टोटल पीडीएफ आपके पास पहुंची है वो टोटल 20 पेजों की पहुंची है। इसमें आप आ जाइए, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म कर लिया था, बिहेवियर ऑफ लेंस कर लिया था, लास्ट हमने करा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में आ जाइए कोहेरेंट सोर्सेज और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमारा अगला टॉपिक यही है। कोहेरेंट सोर्सेज पर आ जाइए, देखिएगा क्या होता है। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स, हम पेज नंबर 9 पर है, पेज नंबर 9 पर। The sources of light which emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency and in the same phase or having a constant phase difference are called coherent sources. Sources जो sources of light हैं जिनकी wavelength सेम है, जिनकी frequency सेम है, जो कि सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, coherent sources of light, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अगर सेम फेज़, या तो सेम फेज़ है या फिर ये है कि हर एक का फेज़ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम बना हुआ है। जैसे मान लीजिए फेज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक लाइट की बात करी या किसी भी एक वेव की बात करी, तो वेव के बारे में, वेव की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो इस तरह से हो जाती है, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ेंगे इसको भी ढंग से। y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसा इसमें हमने एसी में करा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको याद होगा कि यहाँ पर ओमेगा टी जो है ये एंगल होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि एंगल होता है, जिसको हम फेज बोल देते हैं, वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दूसरा मान लो y1 है, तो y1 इज इक्वल टू y2 साइन ओमेगा टी। मतलब अंतर जो है ना, अंतर एम्पलीट्यूड का तो हो भाई, ये जो y2 लिखा हुआ है या y0 लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड का अंतर हो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो एंगल है, जो फेज है वो सेम है। या फिर
अगर ये ऊपर वाला ओमेगा टी माइनस पाई है तो नीचे वाले में भी ओमेगा टी माइनस पाई, मतलब साइन के आगे लिखी हुई टर्म जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्या क्या, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या फिर सेम फेज। ठीक, ऐसा अगर है कोई भी दो सोर्सेज ऑफ लाइट है तो उनको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हम बोल देते हैं। आगे चलते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कई बार पूछ लिया जाता है, आएगा एक नंबर में। ठीक है, दिस इज बिकॉज लाइट इज एमिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय हीट। Even the smallest source of light contains billions and billions of such atoms which obviously cannot emit light waves in the same way, same phase। तो ये बोल रहे हैं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक तरफ मैंने एक कैंडल जला दी, एक तरफ मैंने कोई दूसरी कैंडल जला दी, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट का मतलब क्या है, उनकी वेवलेंथ ज़रूरी नहीं है सेम हो, चलो मान लीजिए वेवलेंथ सेम, हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी भी सेम, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब एक तो सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर और एक सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर, और वो आगे जा रहा है, तो दोनों सेम फेज बनाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना सोर्सेज ऑफ लाइट, तो वो सेम एंगल नहीं बनाएंगे। किसके साथ में, इन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एंगल किसके साथ बनाया जाएगा, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे हैंस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हुज लाइट वेव्स डू नॉट possess a constant phase difference are called non-coherent sources। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी आपके पास ये आ जाएगा कि जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट क्यों नहीं होते, तो इसमें जो सेकंड वाली लाइन लिखी हुई है वो आप लिखेंगे कि इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंटेन्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सच एटम्स व्हिच ऑब्वियसली कैन नॉट एमिट लाइट इन द सेम फेज। वो सेम फेज में लाइट एमिट कर ही नहीं सकते, सेम फेज में लाइट एमिट नहीं कर सकते हैं तो कोहेरेंट नहीं होते। कोहेरेंसी के लिए क्या ज़रूरी है, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सेम फेज या कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिराइविंग two sources from a source by division of wavefront और division of amplitude। तो दो तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं करना। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स को जानने के लिए करना क्यों ज़रूरी था, ये जानने के लिए कि इंटरफियरेंस होता है। इंटरफियरेंस क्या है, इंटरफियरेंस का मतलब ये है भाई मैं मेरा काम करूँ, मेरे काम में इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, वो वेव प्रोड्यूस करेगा, और कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है वो भी वेव प्रोड्यूस करेगा। रेज होती हैं, मैं उसको वेव्स की फॉर्म में बोल रहा हूँ, रेज के पैकेट को ही वेव बोला जाता है, तो वो वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो वो कितना इंटरफियरेंस कर रहे हैं, कितना इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे को, वही फिनोमिना है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, वही पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources। दो coherent sources हैं on account of superposition of light waves। superposition का मतलब क्या, टकराएंगे दोनों, टकराएंगे, इंटरफियरेंस हो रहा है ना, इंटरफियरेंस हो रहा है तो टकराएंगे, टकराएंगे तो टकराने पर क्या होता है, एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक का एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जब दोनों एटम हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं एक ट्यूबलाइट जलाऊंगा कम रोशनी होगी, दो ट्यूबलाइट जलाऊंगा ज़्यादा रोशनी होगी। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि अगर हमने कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर दो लाइट सोर्सेज रख दिए तो वहाँ पर कोई पोर्शन ऐसा भी होता है जहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है, पड़ा होगा ये, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। अरे लाइट तो मैंने दो जला रखी है, रोशनी नहीं हो रही उतनी, एक को बंद करके देखो ज़रा, ठीक है, तो तब रोशनी हो जाती है। तो एट अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इंटरफियरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है भाई लाइट्स जो हैं वो ऐसे लगाई जाएँ जैसे फॉर एग्जांपल हमसे भी, हमें इन चीज़ों का आइडिया था नहीं, हमने क्या करा, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा दी और एक ट्यूबलाइट वहाँ लगा दी। ठीक है, ये आमने सामने वाली ट्यूबलाइट, कैमरा बड़ा अच्छा ले लिया, वीडियो बहुत बेकार बन रही है, मज़ा नहीं आ रहा, क्या चक्कर है।
तो इसमें क्या होता है, ये जो कैमरा लिया था पैनासोनिक का है ये, तो इसमें क्या होता है कि वो जो आपके कस्टमर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि कैमरा यूज़ करना हर किसी को आता ही नहीं है, तो उसकी वो ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं और घर पर भी आकर दे देते हैं। तो मुझे ऑनलाइन उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो समझाते रहे कि इसका जो है आपको ऑटो फोकस जो है वो बंद करके रखना है, मैनुअल फोकस पर डालना है, और इसका गेन ऐसे करना है, इसकी शटर स्पीड इतनी करनी है, वो सब कुछ सिखाते रहे। मैं भी नोट करता रहा बैठ कर, एक एक चीज़ सब चल रहा है, समझ रहा हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। बार बार ये लग रहा है, बार बार उनसे मैं जब वीडियो कॉल हमारी ख़त्म हो जाती थी तो ये पूछता था ये वापस हो सकता है, मेरा तो मोबाइल ही अच्छा था इससे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ एडजस्टमेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट रहता है जो कैमरा में नहीं रहता। और प्रॉब्लम ये थी कि मोबाइल हीटअप हुआ जा रहा था हमारा, जब ये तब की बात बता रहा हूँ जब कोविड आया था। तो तब जो है उन्होंने कहा कि मेरे को एक दिन ना उधर आना है, मैं आऊँगा आपके यहाँ पर। और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सर पर हाथ मारा, कह रहे ये क्या कर रखा है, मैंने कहा ट्यूबलाइट। कहने लगे कि ट्यूबलाइट है तो भाई एक जलाओ ना, दोनों की। मैंने कहा ज़्यादा रोशनी होगी, कह रहे ज़्यादा नहीं होगी, एक दूसरे की लाइट को इंटरफियर कर रहे हैं। मैंने कहा कमाल हो गया, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो हमें नहीं है, हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ये चीज़ बच्चों को, लेकिन खुद को नहीं पता, ठीक। वो आकर समझा कर जाता है, उसी ने बताया, कहता है कि ये 2 लगा लो ऐसे ट्यूबलाइट्स। उसने ये 2 ट्यूबलाइट्स का सजेशन दिया। इनफैक्ट उसने तो ये भी कहा था कि एक फ्लैप लगा लो ट्रायंगुलर शेप का और ऐसे लाइट आनी चाहिए, कह रहे तब देखना, तब असली फ़र्क आएगा। हालांकि उसके लिए क्या था कि उसके लिए मुझे ड्रिलिंग करवानी थी, और आपको पता होगा कि उसमें ड्रिलिंग नहीं करवा सकता। जो ऊपर है हमारा, ये क्या कहते हैं इसको, लैंटर जिसको बोलते हैं, इसमें ड्रिलिंग अलाउड नहीं होती सोसाइटीज़ में, ठीक है, तो करा नहीं सकते थे, तो वहीं फिर क्लिप लगा कर ट्यूबलाइट ही लगती। तो इसको ये कहते हैं कि जो हमसे पहले हो रहा था दैट वाज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 ट्यूबलाइट लगा रखी हैं, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, ज़्यादा रोशनी नहीं मिल रही है, रोशनी कट रही है, तो उसको तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर 2 ट्यूबलाइट जलाकर ज़्यादा रोशनी हो गई, 2 लाइट सोर्सेस रखकर ज़्यादा रोशनी हो गई, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक कंस्ट्रक्टिव है और एक डिस्ट्रक्टिव है, बर्बाद कर रहा है सब कुछ। तो एट अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, interference is said to be constructive. At the points where the resultant intensity of light is minimum, the interference is said to be destructive. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आप लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। और उसके आगे जो 3-3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये पॉइंट्स जो है ना ये पूछे जाते हैं, रट्टा मार लेना है इनका अच्छे से। जरा देखो क्वेश्चन देखिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर वेव फ्रंट इज फॉलिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ 2 मीडियम्स, ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो ये आपको ना ये चीज़ 2 अलग अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए 2-3 टॉपिक्स हैं इसके ऐसे, एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, ठीक। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पर जो क्वेश्चन होगा, जब आप फिजिक्स का चैप्टर वाइज उठाएंगे ना, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, तो इनको तो देखकर लगेगा हाँ वेव ऑप्टिक्स मैंने पढ़ रखा है, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं ना, वो जब आप देखोगे आपको लगेगा यार ये तो कुछ अलग ही दुनिया के क्वेश्चंस हैं। तो भाई क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, इसके सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिएगा जो ये वाला क्वेश्चन ही क्या है, देखने में तो MCQ है, लेकिन कॉमन सेंस लगा ली बच्चों ने अपनी, वहाँ गड़बड़ हो गया वहीं पर। देखिए क्या है, यहाँ पर एक बाउंड्री दे रखी है, उसको प्लेन मिरर समझने की गलती मत करना। ये बाउंड्री है, ये हो गया, और ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है, और हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। नोट सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। चलिए इधर ये एयर है, तो एयर ना बोलकर सीधा सीधा ये लिख दिया μ1 = 1, और इधर कुछ ये √2 किसका होता है? ग्लास का नहीं, ग्लास का तो 1.5 होता है, तो सर 1.414 करेगी तो फ्रंट ग्लास है शायद, 4.4 ठीक है, चलो ग्लास भी कैसे। अच्छा जी, तो μ2 ये हो गया।
अब इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फाइंड द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो जरा बता देना। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री। ये सब पैरेलल है, मतलब गैप ज़्यादा हो रहा है तो ये मत समझने के इनका भी बीच का एंगल निकालना है। डिग्री ऑप्शन सी। एक चीज़ तो तय है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 डिग्री होने वाला है, 60 डिग्री या 30 डिग्री में से कोई एक होने वाला है। अच्छा, अब आपको इसमें क्या करना होगा, जब इन्होंने μ1 और μ2 दे दिया, ठीक है, μ1 और μ2 अगर दे रखा है यहाँ पर, तो इसी से मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, ठीक है, वेव एक्चुअली वेव एंटर कर रही है। तो अब याद करिए रिफ्रैक्शन वाले केस में हमारा जो है किस तरीके का डायग्राम बना था, एक ऐसे था कुछ, हमारी जो इंसिडेंट वेव थी वो क्या थी, ए बी, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है, उसके आगे का तो आप कर ही लेंगे, आगे में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी, इस वाले को क्या बोला था, ए डैश, और फिर हमने ये कहा था यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा था ना वेव पे ट्रैवल करने में, तो वो v1 स्पीड से ट्रैवल करा था उसने, और यहाँ से यहाँ तक फिर हमने एक आर्क लगाई थी, एक आर्क लगाई थी, उतने ही डिस्टेंस, वो उतना जितना इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करा सेम टाइम में, तो उसमें डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा क्योंकि डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ से हमने इस तरीके से ये आर्क लगा ली। तो ए डैश बी डैश हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा हमारा यहाँ पर बना था, समझ गए। तो इसका मतलब ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर बनेगा पहली चीज़। उसके बाद आपको स्नेल्स लॉ लगाना, एक नंबर का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। बस आप ये समझिए, बस ये या तो 30 होगा या 60 होगा, लेकिन होगा बी और डी में से कोई। तो जरा देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सही है। 1 μ2 क्या होता है, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई, साइन 45 अपॉन साइन आर, ठीक है। अब इधर देख लीजिए μ2 कितना है, √2 अपॉन μ1 कितना है 1, ठीक है। साइन 45 कितना है 1 अपॉन √2 अपॉन साइन आर, ठीक है। तो μ2 साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, ये इधर आ गया, साइन आर इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन 2, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, समझ गए। तो इसका मतलब हमारा ये बी, ये वाला ठीक है, क्लियर है सर। बट वो तो वेव के साथ, रे के साथ बी बना रहा है ना, हमें वेव फ्रंट के साथ चेक करना चाहिए। अरे तो वेव फ्रंट के लिए हम ए की तो वेव फ्रंट देखते हैं, ये वाली वेव फ्रंट और ये वाली वेव फ्रंट, ये रेज नहीं है, सारी वेव फ्रंट सी है। एक वेव फ्रंट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, एकदम टक 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 आती चली जाएगी। हमने जो प्रूव करा था वो एक ही वेव फ्रंट है, वो रेज आ रही है। नहीं, रेज तो आ रही है, सारी की सारी पैरेलल आ रही है, इसको दिखाई नहीं है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दो भाई, क्लियर है, ठीक है। सिल्की बताइए, क्लियर है। चलिए जी आगे चलते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, कैन नॉट बी कोहेरेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये हमने पहले भी देख लिया, क्यों
वो इस वजह से क्योंकि उसमें जो लाइट वेव्स निकलती हैं वो सेम फेज की नहीं निकलती। 3 रीज़न और देखो। पहला है इवन अ टीनियस सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स एंड एमिशंस ऑफ लाइट बाय देम टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंटली। तो एमिशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली उसमें से होते हैं, दो अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। दूसरा रीज़न, द मिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ अ सोर्स कैन नॉट एमिट वेव्स इन द सेम फेज में वेव्स एमिट नहीं होंगी। तीसरा, लाइट इज एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स एंड नॉट बाय द बल्क ऑफ मैटर एक्टिंग एज अ होल। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक होल मैटर नहीं होगा, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेव्स होगी। तो 3 रीज़न है। मेन रीज़न वही है कि वो सेम फेज में एमिट नहीं कर सकता, ठीक है। अगला देखिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस के लिए वही 6 कंडीशंस नेसेसरी हैं, 6 की 6 रट लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिएगा, पहला है बोथ सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। फिर आगे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, द वेव्स एमिटेड बाय देम शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोथ सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट होने चाहिए, यानी कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और आपका सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेकंड है, बोथ सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक, दे शुड हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल वेवलेंथ, ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, जो पहला वाला है ना, पहले वाले में कोहेरेंट बोल दिया, दोनों वाले, दूसरे वाले में मोनोक्रोमैटिक। तो कोहेरेंट वाले में सेम फेज और या कांस्टेंट फेज बोल दिया, मोनोक्रोमैटिक में बोल दिया या तो वेवलेंथ सेम या फिर फ्रीक्वेंसी से, उसको मोनोक्रोमैटिक बोल देते हैं, ठीक। तीसरा, the light waves emitted should preferably be of the same amplitude so that the dark fringes are completely dark. तो light waves emitted should preferably be of the same amplitude. Light waves जो हैं वो सेम ही एम्पलीट्यूड की हो। मतलब अगर एक 100 वाट का बल्ब ले रहे हो तो दूसरा 50 वाट का मत ले लेना, वो भी 100 वाट का ही लेना, क्योंकि उसकी फिर एम्पलीट्यूड जो है वो सेम ही कंपनी का लेना। तो उसकी क्या है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ जाएगी वेव की, वो सेम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये। चौथी कंडीशन, 2 light sources must be very close to each other. If it is not so, then the path difference between the light waves reaching a particular point will be very large. Path difference बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए 2 sources of light को चिपका के एक साथ रखा है। अगला देखिएगा, the 2 light sources should be very narrow. A broad source of light is equivalent to a large number of point sources lined together. तो दो जो लाइट सोर्सेज हैं वो नैरो होने चाहिए, पतले होने चाहिए। लाइट सोर्स तो स्लिट हो गया, लाइट सोर्स स्लिट हो गया, ठीक है। वो उसी में भी, हाँ ठीक है। सिक्स्थ है, बोथ वेव्स शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इफ दिस इज नॉट, देन वी गॉट, देन वी डू नॉट गेट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, है ना। नॉट को गॉट लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। अगर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये है कि उनका सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बल्ब है ना, तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं तो उनको हम पोल्स बोल देते हैं। मैग्नेट में जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, तो उनको पोल्स बोल दिया। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक लाइट सोर्स, अपना लाइट सोर्स है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भाई, अगर वो ऐसे सीधा रखा हुआ है ना, तो दूसरा भी उसके बराबर में सीधा ही रखा हो, टेढ़ा ना हो, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब वो जो अलाइनमेंट है उसका वो ठीक हो, एक जैसा ही हो। फिर हम ये कहेंगे भाई पैरेलली क्यों नहीं बोल दिया, ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा हम स्ट्रेट लाइन सोर्सेज ही लें लाइट सोर्स। हम क्या ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं। तो बल्ब का जो, अगर हम पोल्स की बात करेंगे तो एक उसका नीचे वाला पॉइंट हो गया और एक उसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऊपर वाला हो गया। तो अगर दोनों सीधे रखे हुए तो दोनों को सीधा ही रखना है। ये नहीं है कि एक में तो जो छोटा पोर्शन है नीचे और बड़ा पोर्शन ऊपर और एक को उल्टा करके रख दिया, ऐसे नहीं। तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होगा तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। इल्यूमिनेशन की यूनिट जानते हैं क्या होती है? इल्यूमिनेशन की यूनिट कैंडेला होती है, ठीक है, कैंडेला। हाँ, ये फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। आपने सारी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली ना 12th में, बिल्कुल लास्ट आपका चल रहा है, तो आपने अभी तक कैंडेला कहीं नहीं पढ़ी है भाई। आपकी देखिए मोल भी होती थी एक फंडामेंटल यूनिट, वो भी आपने पढ़ी है ना। और जो मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, ठीक, और आपका और क्या बचा है, मतलब करंट है, वो भी पढ़ा है। नहीं, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं, डिराइव में।
टाइम एल टी है ना, नंबर ऑफ मोल्स 4, और आपका 4 ये हो गया, करंट 5, टेम्परेचर 6, और आपका इल्यूमिनेशन कैंडेला। तो ये जो है आपकी 7वीं फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन सेम नहीं होगा अगर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन नहीं होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है, तो पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे। आंसर दे रखा है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 12 पर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट एस इज अ नैरो स्लिट, तो इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। डायग्राम बनाना किसी ने, अभी जैसे आप लोग सभी बच्चे एक एक प्री बोर्ड दे चुके हैं, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ज़रूर पूछा गया होगा, नहीं पूछा गया? अरे पूछा गया होगा, छोड़ दिया होगा, तुम्हें पता नहीं चला होगा यंग्स डबल स्लिट का क्वेश्चन है। हाँ? उसमें क्या है, डायग्राम बनाने का कोई तरीका आता है कंपास से डायग्राम बनाने का? हाँ, कंपास से तो है, लेकिन किसको किससे ज्वाइन करना है, कैसे करना है? Join एक में डॉटेड लाइंस दे रखी हैं, एक में डार्क लाइंस दे रखी हैं। बीच में डाल के उसके साइड के वो लगता तो है ऐसा ही, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन वो बराबर गैप कैसे रखेंगे, कुछ तरीका? मेजरमेंट ही करना पड़ेगा। हाँ, मेजर ही करना पड़ेगा। मेजर ही करना पड़ेगा। ये मैं 2-3 साल से जो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं कोशिश तो करता हूँ बोर्ड पर बनाने की, और मैं उलझ कर रह जाता हूँ उन्हीं में, वो बन नहीं पाता। वो कंपास लेकर प्रॉपरली बनाकर ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, अभी आता हूँ।
चलिए जी देखिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है वो देखिएगा। सबसे पहले जो इसका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें एक कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लेना है। अब वो जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो आप बल्ब ले लो, कैंडल ले लो, टॉर्च ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। लेकिन आप ये कहेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो ये है नहीं, ये तो इतनी सारी लगेगा सर, मतलब फेंकते हैं, इनको तो पॉइंट सोर्स चाहिए। तो पॉइंट सोर्स बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक स्लिट लगा दी जाएगी। तो जैसे इधर बहुत सारी रोशनी हो रखी है, हमने उसके आगे क्या करा, उसके आगे हमने एक स्लिट लगा दी ऐसे, एक स्लिट लगा दी। ये दिखाने के लिए हमने करा है थोड़ा सा गैप, जो ताकि दिखाई दे, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, नहीं तो बिल्कुल ये पॉइंट के बराबर गैप करना है, ताकि उसमें से एक डॉट, बिल्कुल बारीक सा डॉट हो और बारीक सी ही रे ऑफ लाइट जो है वो निकल कर जाए, ठीक है। तो इसको एस बोल दिया, एस हमारा सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा, हालांकि एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे निकलनी शुरू होगी। अब जब लाइट रे निकलनी शुरू होगी तो हम ये कहेंगे कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर रखा है तो इसके पीछे जितनी भी लाइट रेज निकल रही है, मैंने पूरे प्लेन को हमने आधे आधे में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे भी लाइट रेज निकल रही होंगी, ठीक। लेकिन अब जब लाइट रेज निकलेगी तो रेज का पैकेट क्या बना देगा, वेव बना देगा, वेव फ्रंट बना देगा। तो पॉइंट सोर्स से क्या बनता है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। तो आधा तो हमने हटा दिया, हम तो आगे का स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे एक वेव फ्रंट आई तो ये हेमिस्फेरिकल बन गई, ठीक है। फिर ये दूसरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करेगी, उसको डॉटेड दिखा रहे हैं, कुछ सोच कर दिखा रहे हैं डॉटेड, ठीक है। फिर तीसरी जो है वो ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही बन पाएगा। इसमें क्या है कि गैप थोड़ा बराबर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर का ले लें, 2 सेंटीमीटर का से बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का लेना, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वो शीट मिलेगी ना वहाँ पर आपको लैंडस्केप मोड में, जो इसकी आंसर शीट मिलेगी बोर्ड में, तो वहाँ पर छोटा पड़ जाएगा, नहीं तो पेपर थोड़ा बीच में बनाना पड़ेगा। तो ये कर दिया, और टीचर्स को भी पता है कि ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो उतनी ज़्यादा आपने सुंदर नक्काशी कर रखी है उस पर, वो ऐसा नहीं है कि नंबर काट देंगे, फिर ख़राब हो गया तो नंबर काट देंगे। अब ये है, पहले एक बनाई बोल्ड लाइन, फिर बनाई डॉटेड लाइन, फिर बनाई बोल्ड लाइन, फिर एक और डॉटेड लाइन, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिएगा हमने क्या करा, एक और स्लिट लगा दी यहाँ पर। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो थोड़ा सा गैप यहाँ छोड़ दिया और थोड़ा सा गैप यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। तो एक स्लिट तो ये हो गई, दूसरी स्लिट ये हो गई। अब क्या करेंगे, एक और वेव फ्रंट निकला ऐसे, फिर जो अगला वेव फ्रंट निकलेगा वो ऐसे ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके का अंदाजा करना है कि वो यहीं से, इस होल से ही होते हुए जाए। ये तो हमने एक वेव फ्रंट बना दिया ऐसे, ठीक है। भावनाओं को समझ जाना, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे लिए, इसको मैंने स्लिट ए बोल दिया, इसको हमने स्लिट बी बोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से भी हर एक, जैसे मान लीजिए ये है, तो ईच पॉइंट ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक प्राइमरी वेव फ्रंट, ऐसे ही यहाँ से भी एक प्राइमरी वेव फ्रंट, फिर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट, फिर एक यहाँ से भी सेकेंडरी वेव फ्रंट, फिर यहाँ से एक और वेव फ्रंट, टर्शरी बोल देते हैं उसको, सेकेंडरी के बाद वाली। फिर जो अगली निकलेगी ना वो इससे मिलती हुई होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलती हुई।
फिर उसके बाद अगली जो बनेगी वो ऐसे ऐसे आएगी और वो यहाँ जुड़ जाएगी इससे, इस तरीके से, इस वाले से, मतलब वो 1-1 सेंटीमीटर के यूनिफॉर्म गैप पर। फिर जो अगला निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, तो वो यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बोले तो नहीं कहाँ से स्टार्ट करना, भूल गया। तो ये करने के बाद में फिर अगला जो है वो यहाँ से निकलेगा ऐसे। ठीक है, और ये इसका निकला और निकलो सही। सर वो बी के जस्ट बी के जस्ट ऊपर वाला बी के से ये वाला ऐसे ऐसे नहीं ऊपर ये ऐसे होगा। तो ऐसे ना 2-3 और बना देना अगर आप बना सको तो। अब उसमें होगा क्या कि ये जो बोल्ड वाली लाइंस हैं, जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे, भाई अभी एक बोल्ड वाली लाइन एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर गई यहाँ पर इंटरसेक्ट। ठीक है, ऐसे ही बोल्ड वाली लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ इंटरसेक्ट कर गई, इनको ना एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ये बोल्ड लाइन का मतलब है कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सर अगर डॉटेड और बोल्ड मिले तो डिस्ट्रक्टिव होगा ना, तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यस। और अगर डॉटेड और डॉटेड मिले तो कंस्ट्रक्टिव वो भी होगा। कंस्ट्रक्टिव होगा। ये हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ पर डॉटेड मिल रही है और अगली डॉटेड बनानी पड़ जाएगी, जहाँ पर वो मिलेगी तो वो भी हो जाएगा। और एक ये सेंट्रल है, इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहलाती है वो। तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ। अब जरा देखिएगा आगे हमको मिलेगा क्या। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक स्लिट लगाई। ठीक, मैं आगे स्लिट बना रहा कि सब मुचड़ मुचड़ हो जाएगा, अभी फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सर एक डार्क फ्रिज तो बना देंगे। हम वो तो बना दूंगा अभी, रुको। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे होगा कि एक मैंने आगे स्क्रीन लगा दी, आगे स्क्रीन लगा दी। अब किसी दिन तसल्ली से पेपर पर बैठकर बनाकर बता देंगे, उसमें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंपास रहता है हमारे पास, तो वहाँ आराम से हो जाएगा। कंपास थोड़ा टाइट वाला होना चाहिए, यानी कि बार बार फिसल जाए तो। तो अब जरा देखिएगा कि इसमें जो सेंटर है ना, सेंटर में मिलेगी हमें ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है एक स्ट्रिप ऑफ लाइट या रोशनी की एक स्ट्रिप होगी। ठीक है, और फिर उसके ऊपर मेरे को मिलेगी यहाँ बीच में भी, जैसे ये वाली डॉटेड बोल्ड लाइन है या ये डॉटेड लाइन है, तो ये ऐसे मिलती हुई जाएगी, आगे मिलेगी। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी डार्क फ्रिंज। इसको ऐसे शेड कर दिया। जब इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद में इस तरफ मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, और यहाँ पर ये देखिए, ये डॉटेड और बोल्ड वाली लाइन जब मिलती हुई जा रही है, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगी डार्क फ्रिंज, ऐसे ये डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ऑल्टरनेट हमको स्ट्रिप्स मिल रही हैं, मतलब रोशनी के धब्बे मिल रहे हैं। कहीं पर मिल रही है रोशनी एकदम चमचमाती हुई, और कहीं पर एकदम अंधेरा। फिर रोशनी हाँ डिस्क्रीट कंटिन्यूस में तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक, तो हम ये कहेंगे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट समझ गए। कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि रोशनी बीच में भी कहीं फैलती हुई जा रही है क्या, कहीं यहाँ पर भी आपस में फैलती हुई जा रही है क्या, तो हम ये कहेंगे कंटिन्यूस नहीं होगी, डिस्क्रीट होगी। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। सर दोनों फ्रिंज के बीच में क्या होगा? दोनों फ्रिंज के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ना तो अंधेरा कहेंगे कि बिल्कुल डार्क जो पैच है ना वो बिल्कुल ब्लैक होगा। ठीक है, और जो ये ब्राइट है वो एकदम ब्राइट होगा। तो दोनों के बीच में रूम लाइट होगी, जो भी रूम की रोशनी होगी, जिस भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप कर रहे हैं, जो भी रोशनी इस स्लिट पर पड़ रही है वो वैसा होगा, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारे पास डार्क और डॉटेड लाइन का क्या मतलब हुआ, डार्क और डॉटेड वेव फ्रंट, ये कुछ समझ में आ रहा है? सर डाउन फेस ऊपर का फेस। ठीक है, ये क्या है कि जो हमने ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरीके से बनाया है कि जब भी कोई वेव होती है हमारे पास,
तो उस वेव को हम फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर डायग्राम यानी कि वो जो ऊपर नीचे इस तरीके से बनाते हैं, फेजर डायग्राम पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, दिस वन इज फॉर, क्या बोलते थे उसको याद है, क्रेस्ट, एंड दिस वन, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस वन इज फॉर ट्रफ, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिएगा कि अगर ये जो डार्क लाइन है इसको मैं डॉटेड ही दिखा रहा हूँ, ट्रफ को मैं डॉटेड ही दिखा रहा हूँ, तो अगर सोचिए यहाँ पर इंटरफियरेंस का जो फिनोमेना है वो सुपरपोजिशन पर बेस्ड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। तो अगर डार्क वाली, मतलब ये वाली जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले के साथ मिलता है तो क्या होगा, एडिशन होगा, है ना, लाइट का एडिशन होगा, तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। नीचे वाली नीचे के साथ मिलती है, यानी कि डॉटेड के साथ जहाँ इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर भी एडिशन होगा, ठीक। लेकिन जहाँ पर भी ये ब्राइट वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली मिल गई, तो जितना ये वेव ऊपर जा रही है उतना ही ये नीचे जा रही है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, समझ गए। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, है ना, तो वो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये मिल जाएगा बड़ा, यानी कि और चमचमाती ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। और अगर मैंने कुछ और कर दिया, कैसे, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये जितना ये ऊपर है, ठीक है, उतना ही ये नीचे है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी जो है डार्क एक आपको पैच मिल जाएगा, ठीक है जी। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन है उसमें भी यही दे रखा है आगे, और इसमें जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन इन्होंने साफ मना कर दिया था कि डेरिवेशन हमको इसका करना नहीं है। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ब्राइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का, वो लिखवा कर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो डायग्राम बनाने का किसी दिन आप जरा अपने प्री बोर्ड्स वगैरह से फ्री हो जाएं, तो बनाकर पेपर पर बनाकर बता दूँगा, आप खुद भी बनाकर देख सकते हैं, तरीका आपको बता दिया, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ जी, अरे हाँ, वेडनेसडे को रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है, ठीक है। ये जो कमिंग वेडनेसडे है इसमें रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है, बड़े दिनों से डिले होता रहता है इसलिए। हाँ, अगर अच्छा करा, मैं सुबह से बैक टू बैक बिजी हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलता। और कल